आज का जो टॉपिक है ना आपका वो है एक्सपेंशन वाल्व और ड्रायर। और देखो हम लोगों ने अगर रेवरेंस साइकिल की बात करें तो पहले रेवरेंस साइकिल में हम ये बात कर चुके हैं कि एक्चुअल में एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम होता है और आपका ड्रायर होता है। तो एक्सपेंशन वाल्व जब हमारा रेफ्रिजरेंट कंडेंसर के बाद में, किसके बाद में, कंडेंसर के बाद में एक्सपेंशन डिवाइस के पास में आता है, तो कंडेंसर में जब निकलता है वो यहाँ से, जिसे बोलते हैं लिक्विड लाइन, क्या बोलते हैं, लिक्विड लाइन बोलते हैं। तो वो होता है लिक्विड स्टेट में, है ना। प्रेशर उसका हाई होता है, प्रेशर ज्यादा कम नहीं होता। जैसे ही एक्सपेंशन डिवाइस में जाता है तो क्या होता है, उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एक्सपेंशन डिवाइस क्या होती है, पतली सी एक कैपिलरी ट्यूब की तरह होती है बहुत, जो हमारी नॉर्मल ट्यूब होती है उससे कम साइज की होती है, 0.3 लगभग साइज एम या 3 एम की बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि होता क्या एक्चुअल में और किस तरह से काम करता है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग प्रणाली को कूलिंग उत्पन्न करने के लिए एक बंद क्लोज साइकिल की आवश्यकता होती है, जिसे बोलते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। जिसमें प्रयुक्त सभी पार्ट जो होते हैं वो एक साइकिल में एक क्रम में लगे होते हैं, पता है ना आपको। पहले कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर, कंडेंसर के बाद आपके एक्सपेंशन डिवाइस, उस पर लगाता है आपका एवापोरेटर लगा होता है ना। हाँ जी, तभी किया था। अब होता क्या, कंप्रेसर द्वारा उच्च ताप व उच्च दाब की रेफ्रिजरेंट दाब प्राप्त होती है, परंतु एवापोरेटर के लिए रेफ्रिजरेंट का दाब कम होना चाहिए। हम ये कोशिश करते हैं कि जब भी होता क्या है, जब हमारे कंप्रेसर से जब भी रेफ्रिजरेंट निकलता है तो उसका प्रेशर क्या होता है, ऑटोमेटिक हाई होता है ना। उसका टेम्परेचर भी हाई होता है जब कंप्रेसर निकलता है। लेकिन कंडीशन ये है, अगर हमें प्रॉपर कूलिंग चाहिए तो एवापोरेटर में जब वो जाए, ठीक है, तो उसका प्रेशर भी और टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। अगर प्रेशर और टेम्परेचर कम होंगे तो इट मीन्स वो इजीली हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने आप को वेपराइज कर लेगा। परंतु एवापोरेटर के लिए रेफ्रिजरेंट का दाब कम होना चाहिए। रेफ्रिजरेंट के दाब को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जिस कंपोनेंट का यूज करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंशन वाल्व। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन वाल्व या एक्सपेंशन डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, एक्सपेंशन वाल्व और एक्सपेंशन डिवाइस का यूज करते हैं। वैसे मेरी पीपीटी ऐसी लगती है, कोई लगता नहीं है, देखो कैसे भी, देखो टर्म लगा दो, देखो लगती किसी एंगल से थोड़ी भिजा है, क्लियर दिखते देखो है। रेफ्रिजरेशन प्रणाली, अगर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करें पूरे की, तो रेफ्रिजरेंट को बार बार द्रव से वाष्प और वाष्प से पुनः द्रव में परिवर्तित किया जाता है। कहाँ का किया जाता है ना, वो भी साइकिल में देख लेंगे। जिसके कारण रेफ्रिजरेंट में नमी उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, नमी हो जाती है। अब देखो दो समस्याएं, एक तो उसके हमको क्या करना है, उसका प्रेशर ड्रॉप कराना है। तो प्रेशर ड्रॉप कराने के लिए किसका यूज करते हैं, आपके एक्सपेंशन डिवाइस का यूज करते हैं या एक्सपेंशन वाल्व का यूज करते हैं। फ्रिज की बात करें तो फ्रिज में कैपिलरी करते हैं, ठीक है। लेकिन बात करें जब बार बार वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है, फिर से वेपर से किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब इस लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड में बार बार जाने की वजह से तो साइकिल में क्या हो जाता है, उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह जाता है। इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ड्रायर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ड्रायर का। इस नमी के कारण रेफ्रिजरेशन प्रणाली में दक्षता, उसकी एफिशिएंसी कम होने जाती है, और रेफ्रिजरेशन में स्थित इस नमी को दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ड्रायर का यूज करते हैं ना। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली किसके बारे में जानेंगे कि एक्सपेंशन वाल्व हमारा कैसे काम करता है और ड्रायर किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले जो ड्रायर हमारा एक्सपेंशन वाल्व आता है ना, एक्सपेंशन वाल्व के बारे में पढ़ते हैं। तो रेफ्रिजरेशन प्रणाली में रिसीवर तथा एवापोरेटर के मध्य लगी वह कंपोनेंट जिसके द्वारा कंडेंसर से, पता है ना, कंडेंसर प्राप्त जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका दाब कम करने के लिए, है ना, क्या कम करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में डाल लेना आप लोग। प्रेशर कम करने के लिए, दाब या प्रेशर को कम करने के लिए एवापोरेटर को भेजा जाता है। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, हम एक्सपेंशन वाल्व का यूज करते हैं। एक्सपेंशन वाल्व को मीटरिंग या मेटरिंग डिवाइस भी बोलते हैं, या थ्रॉटलिंग डिवाइस भी बोलते हैं, या रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट फ्लो रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, या कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेंट फ्लो कंट्रोलर डिवाइस भी आदि नामों से भी जानते हैं। नाम है ना, मेटरिंग डिवाइस भी बोलते हैं, थ्रॉटलिंग डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। और रेफ्रिजरेंट फ्लो कंट्रोल डिवाइस के नाम से भी हम एक्सपेंशन वाल्व को जानते हैं। अब देखो साइकिल में जैसे हम देखते हैं, यहाँ पर कंडेंसर लगा होता है, तो कंडेंसर क्या होता है, हीट को बाहर निकाला जाता है ना, और एवापोरेटर में हीट को लिया जाता है।
कहाँ से लिया जाता है? रूम से लिया जाता है। और कहाँ पहुंचाया जाता है? रेफ्रिजरेटर तक पहुंचाया जाता है। इसमें क्या है? रेफ्रिजरेशन से हीट को लिया जाता है और बाहर एटमॉस्फेयर में निकाला जाता है। कंप्रेसर क्या करता है? प्रेशर को बढ़ाता है ना, और साइकिल को आगे फ्लो कराता है। इसमें अगर डायग्राम बनाए तो डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ठीक है। इसी डायग्राम के प्रोसेस में सारी चीजें होती है। ये रहा आपका, जिसके ऊपर हमारे महान विद्वान एक्सपेंशन वाल्व के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है, जब एवेपोरेटर से निकलती है तो यहाँ पर क्या होता है? उसका प्रेशर यहाँ आता है, तो इसके बाद में कंडेंसर प्रेशर उसका हाई होता है ना। जैसे ही एक्सपेंशन डिवाइस के साथ में कांटेक्ट में आता है रेफ्रिजरेंट या बाहर निकलता है, उसका प्रेशर क्या हो जाता है? निम्न हो जाता है। हाई से इसमें कन्वर्ट करता है, निम्न कन्वर्ट करता है। तो जब उच्च दाब का रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व में प्रवेश करता है तब उसका एक्सपेंशन होता है। क्या होता है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाना, जिसके कारण रेफ्रिजरेंट का दाब कम हो जाता है, ठीक है। एक्सपेंशन वाल्व युक्त रेफ्रिजरेशन प्रणाली का निम्न चित्र में दर्शाया गया, मतलब डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया है। एक्सपेंशन वाल्व दो पार्ट होते हैं इसके। एक तो उच्च दाब पॉट, उच्च दाब मतलब जब रेफ्रिजरेंट में एंटर कर रहा है, ठीक है। एक होता है निम्न, जब रेफ्रिजरेंट बाहर निकल रहा है। उच्च दाब के रेफ्रिजरेंट को वाल्व के उच्च दाब पॉट में इनलेट किया जाता है। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट आपका क्या होता है? इनलेट होता है, ठीक है। जबकि निम्न दाब से क्या होता है? हमारा रेफ्रिजरेंट आउटलेट होता है, बाहर निकलता है। अब बात करते हैं इसकी फंक्शन क्या है एक्सपेंशन वाल्व का। बेसिकली फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले एक्सपेंशन वाल्व सरल रेफ्रिजरेंट का दाब कम करता है। सबसे क्या है? आपका रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम करता है, ठीक है। एक्सपेंशन वाल्व उचित मात्रा में तरल रेफ्रिजरेंट को एवेपोरेटर में भेजता है। ये भी क्लियर है, रेफ्रिजरेंट को भेजने काम में आता है। ये रेफ्रिजरेशन प्रणाली में गैस के दाब में अंतर पैदा करता है। इसमें रेफ्रिजरेशन प्रणाली हाई साइड प्रेशर और लो साइड प्रेशर में विभाजित करता है। मतलब हाई प्रेशर साइड कहाँ होता है आपका? हाई प्रेशर साइड इसको बोलते हैं, ठीक है। और लो प्रेशर साइड ये होता है, तो ये हाई प्रेशर होता है यहाँ पर, यहाँ लो प्रेशर होता है। इसमें टेम्परेचर गैस प्रोड्यूस करता है। एक्सपेंशन वाल्व द्वारा एवेपोरेटर का तापमान नियत किया जाता है, टेम्परेचर भी सेट किया जाता है। अब बात करें एक्सपेंशन, अलग अलग यूज के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के एक्सपेंशन, उसके बर्तन के हिसाब से कैसे यूज करें, कैसा कार्य है, कहाँ यूज करना है। तो एक तो हैंड एक्सपेंशन वाल्व, दूसरा एक ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, थर्मोस्टेटिक, कैपिलरी, फ्लॉट वाल्व, ओरिफिस और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें हैंड एक्सपेंशन, है ना। इस बाल की संरचना बहुत सरल होती है, तो बनाना आसान होता है, बनना। इसके द्वारा रेफ्रिजरेंट का प्रवाह इसके हैंडल को हाथ से घुमाकर, इसमें क्या मैनुअली किया जाता है, इससे हैंडल से हाथ से घुमाकर किया जाता है। इसे तरल रेफ्रिजरेंट के प्रवाह की दिशा में एवेपोरेटर से ठीक पहले फिट किया जाता है, जिससे कि एवेपोरेटर में तरल रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके। इसमें हाथ का यूज करके नॉर्मल कितना रेफ्रिजरेंट फ्लो कराना कितना नहीं है, इससे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। देखो ये डायग्राम देखा आपका, ये आपका वील हैंडल है, ठीक है। यहाँ बाल्ब का स्टेम लगा हुआ है, बाल्ब हो जा रहा है। यहाँ पैकिंग नट लगे हुए, पैकिंग करने के लिए, पैकिंग है पूरी इसकी। यहाँ आपकी मिडिल बाल्ब लगी हुई है पूरी, प्रेशर कंट्रोल करती है, ये कंट्रोल करती है पूरी की पूरी, है ना। ये इसकी मदद से प्रेशर कंट्रोल किया जाता है। यहाँ से रेफ्रिजरेंट एंटर करता है, यहाँ से रेफ्रिजरेंट बाहर निकलता है। तो जब ये ऊपर जाने लग जाएगा कम, इसका मतलब नॉर्मल सी प्रेशर कम होने लग जाएगा, आराम से रेफ्रिजरेंट फ्लो होने लग जाता है। तो एवेपोरेटर में आवश्यक तापमान बनाए रखने के लिए, मतलब अपने जरूरत के हिसाब से तापमान बनाए रखने के लिए उपयुक्त ताप पर तरल रेफ्रिजरेंट की आवश्यकता मात्रा की सप्लाई करने के लिए इसे विभिन्न स्थितियों में सेट किया जाता है। इस वाल्व का प्रयोग एक फिक्स लोड के लिए किया जाता है, जो मतलब जो हमने डिसाइड कर रखा है। इस वाल्व को बड़ी प्रणालियों में ऑटोमेटिक नियंत्रित वाल्वों के चारों ओर बाईपास वाल्व के समान भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिसमें ऑटोमेटिक वाल्व के फेल होने की स्थिति में और मरम्मत के दौरान इसका यूज किया जाता है। कभी यहाँ ऑटोमेटिक वाल्व इस्तेमाल किया था, उस जगह इस वाल्व का भी इस्तेमाल किया जाता है, मैनुअल हैंडल वाला, ठीक है, व्हील हैंडल वाला, जिसे हम हैंड एक्सपेंशन वाल्व बोलते हैं, इसका यूज किया था। जब किसी कारण से आपका ऑटोमेटिक जो वाल्व एक्सपेंशन फेल हो जाता है तो इसका यूज किया जाता है आपका, इस वाले वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है ना। अगला आपका ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व ऐसा वाल्व होता है जिसकी कार्य प्रणाली लो प्रेशर साइड पर निर्भर करती है। लो प्रेशर साइड कब है? जहां से हमारा एक्सपेंशन एवेपोरेटर की तरफ जा रहा है रेफ्रिजरेंट। इस वाल्व को तरल रेफ्रिजरेंट के प्रभाव को, नॉर्मल सी बात है, रेफ्रिजरेंट लिक्विड स्ट्रीम होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। एवेपोरेटर से पहले इसको लगाया जाता है लिक्विड लाइन में, ठीक है। यह वाल्व तरल रेफ्रिजरेंट के प्रभाव को नियंत्रित करके आउटलेट पर निम्न दाब को बनाए रखता है। मतलब क्या है, आउटलेट पे क्या करता है, प्रेशर ऑटोमेटिकली
कंट्रोल करके रेफ्रिजरेंट कंट्रोल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर भी कम हो जाएगा। ऑटोमेटिक एक्सटेंशन वाल्व की बॉडी पीतल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पीतल की। क्वेश्चन में जाता है किसकी धातु की बनी होती है, तो पीतल की बनी होती है। इसके लिए एक आउटलेट तथा दूसरी ओर इनलेट होते हैं। क्लियर? इनलेट में रेफ्रिजरेंट रिसीवर से दोनों से आता है। इनलेट में जो रेफ्रिजरेटर के साथ है, कंडेंसर से आता है या रिसीवर से आता है। और आउटलेट में रेफ्रिजरेंट कहाँ जाता है? आपका एवोपरेटर में आता है। कहाँ से प्राप्त होता है? रिसीवर से। और इनलेट होता है और आउटलेट कहाँ जाता है? आपका एवोपरेटर पे आता है। ठीक है? इसमें एक डायफ्राम लगा होता है। क्या होता है? डायफ्राम, जिसे वेलोज बोलते हैं। फॉस्फोरस किससे बना होता है? फॉस्फोरस बॉन्ड का बना होता है। ध्यान रखना किस धातु का बना होता है? फॉस्फोरस बॉन्ड। इस डायफ्राम पर एक बाल निडल लगी होती है जो सीट पर रखी जाती है। इससे ऊपर एडजस्टिंग स्क्रू लगे होते हैं जो एवोपरेटर में दाब रेफ्रिजरेंट के प्रभाव को कम या अधिक करता है। मतलब डायफ्राम क्या होता है? एक इस टाइप का बना होता है जिससे कि ऊपर नीचे होने की वजह से उसमें रेफ्रिजरेंट का, और यहाँ स्प्रिंग फिट होती है, फ्लो कंट्रोल हो जाता है रेफ्रिजरेंट का नीचे की ओर। ठीक है? जैसे यहाँ दिख रहा है, ये आपका स्क्रू है। इससे हम स्प्रिंग के थोड़ा टाइट या लूज कर सकते हैं ना। स्प्रिंग लगी है, ये डायफ्राम में पूरा का पूरा ऊपर नीचे जो होता है। ठीक है? वैसे प्रेशर कम होता है। यहाँ सीट बनी है, पूरी पूरी वाली सीट है। यहाँ से क्या आपका रेफ्रिजरेंट यहाँ से इनलेट होगा और यहाँ से आपका रेफ्रिजरेंट बाहर निकल जाता है। ठीक है? ये कंट्रोल करता है कितना रेफ्रिजरेंट को अंदर पहुंचाना, कितना नहीं है। ये क्या बाल जब नीचे हो जाएगा तो रेफ्रिजरेंट की मात्रा ऑटोमेटिकली ज्यादा होने लग जाती है। ठीक है? निडल पर स्प्रिंग तथा एवोपरेटर दोनों ही दबाई लगते हैं। जिसके दाब अधिक होता है वही निडल की गति को निर्धारित करता है। जब तरल रेफ्रिजरेंट एवोपरेटर में बढ़ता है, ठीक है, यहाँ से एवोपरेटर बढ़ने लग गया, तब निडल सीट की ओर गति करती है। तो किधर जाती है सीट? ये निडल इधर जाने लग जाती है ना। और एवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट का प्रभाव बंद हो जाता है। इससे क्या होता है? जो ऊपर की तरफ जाने लगे, नॉर्मली की बात क्या है कि रास्ता बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो एवोपरेटर में इधर रेफ्रिजरेंट नहीं पहुंचेगा। परंतु जब एवोपरेटर में तरल रेफ्रिजरेंट का दाब कम होता है तो इस स्थिति में स्प्रिंग का दाब अधिक हो जाता है। इस कंडीशन का होता है स्प्रिंग का दाब ज्यादा हो जाएगा और ये नीचे की तरफ फ्लो कराएगी इसको, है ना। क्योंकि यहाँ रेफ्रिजरेंट ज्यादा भर गया, यहाँ रेफ्रिजरेंट ज्यादा भर गया, तो इधर ये प्रेशर बनाएगी, जिसके कारण निडल सीट में नीचे आ जाती है तथा रेफ्रिजरेंट एवोपरेटर में बाहर निकलने लग जाता है। रेफ्रिजरेंट के प्रभाव में वृद्धि होने पर एवोपरेटर दाब बढ़ जाता है, जिससे बाल्ब सीट पर बैठ जाता है तथा आउटलेट में रेफ्रिजरेंट भाप नहीं आ पाता। बाल्ब की सेटिंग से ही रेफ्रिजरेंट की मात्रा नियंत्रित होती है। बाल्ब की सेटिंग इसमें लगे एडजस्टिंग स्क्रू द्वारा सेट की जाती है इसके माध्यम से। ठीक है? अब आता है थर्मोस्टेटिक। थर्मोस्टेटिक मतलब टेम्परेचर के हिसाब से काम करता है। ठीक है? थर्मोस्टेटिक एक्सटेंसर बाल्ब ऐसा बाल्ब होता है जो हीट लोड के अनुसार एवोपरेटर के रेफ्रिजरेंट के उचित प्रभाव को बनाए रखता है। किसके अनुसार? हीट लोड के अनुसार। कितना हीट लोड है? यह एक्सटेंशन बाल्ब रेफ्रिजरेंट के दाब एवं ताप के अनुसार कार्य करता है। तापक्रम में परिवर्तन, टेम्परेचर में अगर परिवर्तन हो रहा है तो ये बाल्ब स्वयं ही बंद हो जाता है, जबकि उपयुक्त तापमान होने पर यह पुनः कार्य करने लग जाता है। यह बाल्ब पीतल का बनाया जाता है। और इससे पहले वाला किसका बनाया जाता है? ध्यान रखना, फॉस्फोरस का जो ब्रॉन्ज बनाया जाता है ना, मिश्र धातु का बनाया जाता है, उसे ब्रॉन्ज बोलते हैं। यह बाल्ब पीतल का बनाया जाता है। इसमें दो पोर्ट होते हैं। एक तो पोर्ट उच्च दाब वाले होते हैं, हाई प्रेशर वाले, और दूसरे होते हैं वो इनलेट साइड में लगाए जाते हैं। एक होता है दूसरा निम्न पोर्ट वाले, वो आउटलेट पर लगाए जाते हैं। थर्मोस्टेटिक एक्सटेंसर बाल्ब की आंतरिक संरचना, जो अंदर की संरचना है, वो चित्र द्वारा इस पर बताई गई है, जैसे ये चित्र दिखाया गया है आपका यहाँ पर। ठीक है? इसमें निडल बाल्ब होता है, बाल्ब सीट होता है, डायफ्राम होता है, रिमोट बाल्ब आदि मेन पार्ट होते हैं। रिमोट बाल्ब तथा फिलर बाल्ब एक कैपिलरी ट्यूब की सहायता से डायफ्राम में जुड़े जाते हैं। इसमें एक स्प्रिंग लगी हुई थी, इसके दाब को नियंत्रित करने के लिए इसमें एक एडजस्टिंग स्क्रू लगा था। इस बाल्ब के इनलेट में स्टैंडर लगा होता है, जो रेफ्रिजरेंट के साथ आए धूल आदि को अंदर नहीं जाने देते हैं। ठीक है? नहीं होता है यहाँ पर। इस बाल्ब में 3 प्रकार के दाब कार्य करते हैं। बल्ब दाब होता है, स्प्रिंग दाब होता है, एवोपरेटर दाब होता है। इसमें बल्ब दाब डायफ्राम के ऊपर लगता है, जबकि स्प्रिंग दाब ऊपर डायफ्राम लगता है। ये आपका टोटल डायफ्राम लगा हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है? यहाँ आपका एडजस्टिंग स्क्रू है जो कि नीचे साइड में लगा हुआ है, यहाँ स्प्रिंग है उसकी तरह। यहाँ पर एक स्ट्रेनर लगाई जाती है, लेटा यहाँ से आपका क्या रेफ्रिजरेंट इन करेगा इसमें, और यहाँ से रेफ्रिजरेंट बाहर निकलेगा। आपका एवोपरेटर दाब जो है यहाँ पर। ठीक है? ये स्प्रिंग दाब है, स्प्रिंग का यहाँ दाब पड़ता है, इस पर ऊपर की साइड में पड़ेगा। ये आपके बल्ब दाब बोलते हैं, यहाँ पे इसको कैबिलेट ट्यूब बोलते हैं। ये किसी से कनेक्ट है हमारी फिलर बाल्ब से या रिमोट बाल्ब से। ये किससे कनेक्ट होती है? टोटल हमारी एवोपरेटर से कनेक्ट होती है। इस बाल्ब की कार्य प्रणाली सक्शन लाइन के तापमान के अंतर पर निर्भर करती है। सक्शन लाइन में कितना तापमान अंतर है उस पर निर्भर करती है। अगर एवोपरेटर में तापमान के बढ़ने से सक्शन लाइन और एक्सटेंशन बाल्ब के थर्मल ताल का तापमान भी बढ़ जाता है। ध्यान रखना,
जब एवेपोरेटर में थर्मल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका तापमान भी बढ़ जाता है। अधिक तापमान बल्ब टेम्परेचर डायफ्राम में अधिक दाब उत्पन्न करता है। इसमें क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसको पता चलता है टेम्परेचर बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली ये बाल्ब, इसका प्रेशर भी बढ़ने लग जाता है, जिससे डायफ्राम फैलने लगता है। डायफ्राम क्या फैलने लगेगा, और डायफ्राम का आकार बढ़ने के कारण स्प्रिंग के दाब के कारण निडल बाल सीट से नीचे आ जाती है तथा बाल खुल जाता है। उससे क्या है, ये नीचे की तरफ आ जाएगी और ये बाल क्या खुल जाएगा। बाल जब देखो नॉर्मल सी बात होगी, सीट है आपकी, ठीक है, अगर ये बाल यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, अगर ये वाला बाल्ब आपका नीचे आ जाए, नीचे आने का मतलब क्या है, ये वाला बाल्ब है वो ऐसे आ जाए, तो नॉर्मल सी बात है, ये रास्ता हो जाएगा यहाँ जाने के लिए। तो यहाँ रास्ता हो जाएगा तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट जाने लग जाता है यहाँ से। ठीक है, बाल खुल जाता है और रेफ्रिजरेंट आगे फ्लो होने लगता है। बाल के खुलने से जो उच्च दाब वाला साइड है साइड, तरल रेफ्रिजरेंट एवोपरेटर में क्या करना होगा, अंदर घुस जाता है एवोपरेटर के अंदर, तथा एवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट लोड कम हो जाता है, जिससे रेफ्रिजरेंट बाष्पित हो, रेफ्रिजरेंट क्या होता है, वेपराइज जाता है। इससे के विपरीत जब रेफ्रिजरेंट का ताप कम हो जाता है तब सक्शन लाइन ऑटोमेटिकली थर्मल बाल्ब का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, जिससे कि बाल्ब का दाब कम हो जाता है तथा निडल सीट पर बैठ जाता है और बाल्ब बंद हो जाता है। समझे, बाल्ब का प्रोसेस बता दिया ना पूरा, यूं कर ये बाल्ब फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा और ये रास्ता बंद हो जाएगा और यहाँ से रेफ्रिजरेंट बिल्कुल नहीं जाएगा उधर साइड में। इस प्रकार एवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट का जाना भी बंद हो जाता है। ये दो प्रकार होते हैं, तो बेलोस टाइप, एक होता है डायफ्राम टाइप। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं बेलोस टाइप से। बेलोस टाइप किस प्रकार का होता है, किस तरह से कार्य करता है। तो बेलोस टाइप हेमोस्टैटिक एक्सटर्नल वाल्व से हाउसिंग के अंदर, समझ में तो आ रहा है बेटा आप लोगों को, बेटा दिक्कत तो नहीं हो रही कोई बच्चों? सर आ रहा है। हाँ, आज इतना ही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, फिर कल पढ़ाएंगे कैपिलरी ट्यूब, है ना। जो कम पढ़ाएं लेकिन इतना पढ़ाएं कम लोग समझ में आने लग जाए, पता चले कि चीजें समझ में नहीं आ रही हैं आपके, तो क्या मतलब है। कितने बच्चे हो गए देखें एक बार? 7 है ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा, बेलोस टाइप एक्सपेंशन वाल्व। तो बेलोस टाइप थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व में हाउसिंग के अंदर ऊपर की ओर बेलोस लगा होता है ना। अब इसके साथ रॉड, निडल, सीट व बाल्ब लगे होते हैं ना। देखो आप लोग समझते रहो, समझोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है। इसके साथ रॉड, निडल, सीट व बाल्ब लगे होते हैं। बेलोस के साथ में ये वाला बेलोस दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे सब लगे हुए हैं, ऑपरेटिंग पिन लगी हुई है, बाल्ब सीट लगी हुई है, इनलेट यहाँ से हो रहा है आपका, ठीक है। फिल्टर लगा हुआ है, निडल बाल्ब यहाँ से कनेक्टेड है आपकी, एडजस्टिंग स्क्रू नीचे लगा हुआ है, ठीक है। नट लगा हुआ है जो एडजस्ट करने के लिए, एडजस्टिंग स्क्रू या पैकेट नट लगे हुए हैं, थर्मल बाल्ब लगा हुआ है। बाल्ब के दूसरी ओर स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग को एडजस्ट करने के लिए एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है, ठीक है। एवोपरेटर के तापमान में वृद्धि होने पर सक्शन लाइन थर्मल बाल्ब का तापमान भी बढ़ जाता है, तो पता ही आपको। इसके साथ ही एवोपरेटर का तापमान भी अधिक हो जाता है। एवोपरेटर का दाब अधिक होने पर बेलोस, अब ये ध्यान रखिए बस कि थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व कैसे काम करता है, ठीक है। इतना ज्यादा डिटेल में थोड़ा ध्यान रखो कि नाम है बेलोस भी होता है। बेलोस फैल जाता है और बाल्ब सीट बेलोस का मतलब जैसे कोई खोखली टाइप की चीज जिसमें कि स्प्रिंग टाइप की बीच में लग रही हो, या कोई रबड़ का कोई चीज लगी हो, दो चीजों के बीच में जो कि बंद हो जाती है, खुल जाती है, इसको बेलोस बोलते हैं, ठीक है। एवोपरेटर का दाब अधिक होने पर बेलोस फैल जाती है और बाल्ब सीट से ऊपर उठ जाती है। इस प्रकार एवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट बढ़ने लग जाता है, तो बता दिया। जब हमारा डायफ्राम होता है, जब फैलने लग जाता है तो जो बाल्ब होता है ना वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है ऐसे, है ना, तो रेफ्रिजरेंट ऊपर जाने लग जाता है, तो एवोपरेटर का दाब भी घट जाता है, जिसके कारण निडल बाल्ब बैठ जाती है और इस प्रकार एवोपरेटर भी रेफ्रिजरेंट प्रवाह बंद हो जाता है। अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इसका आज का हमारा, डायफ्राम टाइप एक्सपेंशन वाल्व। इसमें क्या है, डायफ्राम यूज किया है आपका। डायफ्राम टाइप एक्सटेंशन वाल्व में बाल्ब बॉडी के नीचे डायफ्राम लगा होता है। इसके नीचे आपका क्या लगा होता है, इनक्यूलाइजिंग चैम्बर लगा होता है, जिसमें इनक्यूलाइजिंग कनेक्शन होते हैं। इनलेट, रिसीवर और आउटलेट एवोपरेटर से जुड़े होते हैं। नीचे की ओर एक स्प्रिंग लगी होती है
तथा स्प्रिंग सीट से जुड़ी होती है। निडल बाल्ब सीट पर भली भांति फिट किया जाए, परंतु स्प्रिंग दाब अधिक हो जाने पर बाल्ब सीट हट जाती है। वही सारे कंसेप्ट वही है कि नॉर्मल सी बाल्ब को हमको खोलना है, तो बाल्ब जब हमारा खुलने लग जाता है, जो नीचे से शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, तो ये रास्ता खुल जाता है। तो ये रास्ता खुल जाता है तो हमारा रेफ्रिजरेटर ऊपर जाने लग जाता है ना। सारे प्रोसेस वही है, ये डायग्राम दे रखा है आपका। यहाँ जैसे स्क्रू लगा हुआ है आपका, देखो इसको सेट करने के लिए, यहाँ थर्मल बाल्ब सेंस करने के लिए ये ऊपर से कनेक्ट है, ये कैबिनेट ट्यूब लगी हुई है, ये डायफ्राम लगा हुआ है आपका, ये बॉडी है, यहाँ का इंक्लाइजिंग कनेक्शन है, ये वाली आउटलेट है, यहाँ पर एक इनलेट होगा, यहाँ से इनलेट होगा, ठीक है, यहाँ से जाता है, यहाँ होकर यहाँ होकर यहाँ पर निकल जाता है। अब लोग बात करते हैं हमारे थर्मोस्टेटिक और ऑटोमेटिक एक्सपेंशन बाल्ब में क्या अंतर है। तो देखो थर्मोस्टेटिक की बात करें, इसका कार्य एवोपरेटर या सक्शन लाइन के तापमान की कम या अधिक होने पर निर्भर करता है। नॉर्मल सी बात है, किस पर निर्भर करता है? सक्शन लाइन होता है, एवोपरेटर पर डिपेंड करता है। इसका कार्य रेफ्रिजरेटर प्रणाली में लो प्रेशर साइड पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? लो प्रेशर। लो प्रेशर साइड का मतलब हो गया आपके जो कंडेंसर से जो लिक्विड आया ना, बस उस पर डिपेंड करता है। इस प्रकार का बाल्ब विशेष रेफ्रिजरेटर प्रणाली में प्रयोग किया जाता है। इसका बाल्ब का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कोई स्पेशल टाइप के रेफ्रिजरेटर सिस्टम होता है, वहाँ किया जाता है, और इसका डोमेस्टिक में यूज किया जाता है, ठीक है, डोमेस्टिक वाले में। इस बाल्ब में दाब को नियंत्रित करने के लिए एंक्लाइजर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एंक्लाइजर लगाया जाता है। इसमें एंक्लाइजर का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बाल्ब का खुलना रेफ्रिजरेशन लोड के अनुसार नियंत्रित होता है। लोड कितना बड़ा है उसके अनुसार ये काम करता है। ये लो साइड में प्रेशर कितना है उसके अनुसार, मतलब कंडेंसर से कितना लिक्विड आ रहा है, अगर लिक्विड जा रहा है तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाता है, ठीक है। ठीक है, देखो ये इसमें एडजस्टिंग स्क्रू नीचे की ओर लगे होते हैं, इसमें एडजस्ट स्क्रू कहाँ लगे होते हैं? ऊपर की ओर लगे होते हैं। इसकी बनावट कठिन होती है, इसकी बनावट क्या होती है? सरल होती है। यह बाल्ब बड़ी रेफ्रिजरेशन मशीनों, अधिक क्षमता वाली बड़ी मशीनों में यूज किए जाते हैं। इसको छोटी मशीनों में यूज किया जाता है। डोमेस्टिक में यूज हो रहा है, नॉर्मल सी बात है, छोटी मशीन है, ठीक है। इसका मूल्य अधिक होता है क्योंकि बड़े बड़े सिस्टम में यूज किया जाता है, इसका मूल्य भी क्या होगा? अधिक होगा। इसका मूल्य क्या होता है बेटा? कम होता है। इसकी दक्षता क्या होती है? उच्च होती है। इसकी दक्षता क्या होती है? निम्न होती है। ये पॉइंट ने सारे पॉइंट एक बार रिवीजन कर लिया करो, ठीक है। सब देखो आपका ये स्लाइड पूरी कंप्लीट हो गई, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो। आप लोग रिवीजन जरूर करते हो, रिवीजन करोगे तो आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी, है ना। चलो आज अच्छा लगा बेटा, बच्चे काफी आए, तो मैं तो वो भी बोल रहा हूँ कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं वो भी आप लोग है ना क्लास अटेंड करो आप लोग, ठीक है बेटा। जो बच्चे नहीं